हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ धृतिमन क्लासेस में आपका। तो चलिए, हमने 20 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम 21 चैप्टर करें। तो क्या नाम है इस चैप्टर का? ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। तो ये जो क्लास 8 है उसका चैप्टर नंबर 21 है। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम वायसराय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपने 1857 की क्रांति का जो चैप्टर था वो पढ़ लिया होगा। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुई थी, जब गवर्नर जनरल का पद था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। जब 1858 में 1857 की क्रांति असफल हो जाती है तो जो गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय बनाया जाता है। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम दल को संतुष्ट करने के प्रयास में कौन सा एक्ट पारित किया गया? नरम दल को संतुष्ट करने के प्रयास में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? इसका सही जवाब है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नरम दल को संतुष्ट करने के प्रयास में 1861 का भारत परिषद अधिनियम एक्ट पारित किया गया था। ये जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। गवर्नर को किसी प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करने व संशोधित करने का अधिकार किस एक्ट के अंतर्गत दिया गया? गवर्नर को किसी प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करने व संशोधित करने का अधिकार किस एक्ट के अंतर्गत दिया गया था? तो वो एक्ट था भारत परिषद अधिनियम 1861 का, कि वो किसी भी प्रांतीय सरकार द्वारा जो बनाए गए कानून है उनको रद्द भी कर सकती है और उन्हें मॉडिफाइड भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 किस एक्ट के तहत की गई? गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें जो सदस्यों की संख्या थी 4 से बढ़कर 5 कर दी गई। तो वो किस एक्ट के अंतर्गत कर दी गई थी? इसका राइट आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? सर्वप्रथम जो चुनाव पद्धति प्रारंभ हुई थी उसकी शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो वो भारत परिषद अधिनियम 1892 था। कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के अंतर्गत चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में अगला कदम किस अधिनियम का था? भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में अगला कदम जो है वो किस अधिनियम का था? तो इसका सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1892 के बाद, जिसमें चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई थी, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था। ठीक है, जिसने संवैधानिक विकास की दिशा में बहुत प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके जन्मदाता व गवर्नर जनरल कौन थे? भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके जन्मदाता कौन थे और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे कि उस समय भारत सचिव मार्ले तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के जन्मदाता कौन थे? मार्ले मिंटो। और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार व यहाँ पर 2 बार टाइप हो गया है, दोबारा से पढ़ देते हैं इसको। किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर है मुसलमानों के लिए
पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1909 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार से मिलने वाला वेतन भारत सचिव को अंग्रेजी कोष से मिलना तय हुआ? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत सरकार से जो वेतन मिलता था वह भारत सचिव को अंग्रेजी कोष से मिलना तय हुआ? इसका राइट आंसर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसके अंतर्गत भारत सरकार से जो वेतन मिलता था वह अंग्रेजी कोष से मिलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस एक्ट का नाम है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस एक्ट का नाम है? तो इसका राइट आंसर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सूची के अंतर्गत। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चंस जो है वो उस टाइम के हैं जब ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था लागू हो रही थी। ठीक है, उस समय केंद्रीय सूची के अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि किस सूची के अंतर्गत आते हैं? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब होगा ये सभी प्रांतीय सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं ये सभी प्रांतीय सूची के अंतर्गत आते हैं। और विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण जो है वो केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको मेरी स्पीड जो है वो थोड़ी फास्ट लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि थोड़ी स्पीड फास्ट है, तो मैं थोड़ा कम करने का प्रयास करूंगी। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1955। भारत शासन अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को कब लागू किया गया? भारत में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को कब लागू किया गया? इसका सही जवाब है 1955 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? इसका सही जवाब होगा 1955 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्मा को भारत से अलग किस एक्ट के तहत किया गया था? वर्मा को भारत से अलग किस एक्ट के तहत किया गया था? इसका सही आंसर है 1955 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग किया गया था। पहले ये भारत का ही पार्ट हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी व उच्च सदन किसे कहा गया है? तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि स्थायी व उच्च सदन किसे कहा गया है। तो राज्यसभा को स्थायी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में 1935 के एक्ट के अनुसार कितने सदस्यों का प्रावधान था? राज्यसभा में 1935 के एक्ट के अनुसार कितने सदस्यों का प्रावधान था? इसका सही जवाब होगा 260। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न सदन किस सभा को कहा गया व इस सभा का कार्यकाल कितने वर्ष था? निम्न सदन किस सभा को कहा गया व इस सभा का कार्यकाल कितने वर्ष था? आप इसका आंसर जो है वो लोकसभा बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे इसका आंसर? लोकसभा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था के समय, जो ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था जब जिस समय थी उस समय की बात चल रही है ये। तो निम्न सदन जो है वो संघीय सभा को कहा गया था और इस सभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष था, जो आज इसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है और जिसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? संघीय सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो उस समय लोकसभा को संघीय सभा के नाम से बोलते थे। तो संघीय सभा के सदस्यों की संख्या जो थी वो 375 थी और राज्य सभा के जो सदस्य थे वो 260 थे। फ्रेंड्स, ये जो था लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ जरूर कीजिए।